जो क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए थे वो आपने देखे होंगे। एक बार मेरे साथ रिविजिट करते हैं उन क्वेश्चंस को और समझने की कोशिश करते हैं। इज दैट ओके? सो कौन से क्वेश्चन थे बेटा जी? इसका फिफ्थ था क्या ब्लू का? हाँ ना। सो गुड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड acquired a sachet filling machine on 1st April 2021 for 60 lakh. The machine was expected to have a productive life of 6 years. At the end of the financial year 21-22, the carrying amount was 41 lakhs. A short circuit occurred in this financial year, but luckily the machine did not get badly damaged and still was in a working order at the close of the financial year. Now the machine is expected to fetch 36 lakh if sold in the market. The machine by itself is not capable of generating cash flows. Selling price का कोई लेना देना नहीं है, आपको वैल्यू इन यूज होना ही पता चाहिए फॉर इंडिविजुअल असेट। इसके लिए अभी आप क्या करोगे? CGU बनाएंगे। So, however, the smallest group of asset comprising this machine also is able to generate the cash flows of 54 lakh per annum and has carrying amount of 3.46 crore. All such machines put together could fetch a sum of 4.44 crore if disposed of. Discuss the applicability of impairment loss. इसके अंदर डिस्काउंटिंग रेट नहीं दी है, डिस्काउंटिंग रेट देनी चाहिए थी। डिस्काउंटिंग रेट इन्होंने ली क्या? अब इधर क्या लिखा है? उन्होंने बताया इट इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग 54 करोड़ पर एनम। सो अब वैल्यू इन यूज नहीं निकल सकती अपनी, क्योंकि वैल्यू इन यूज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 54 करोड़ को हमको क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट करना पड़ेगा, राइट? कितने साल तक? 6 साल तक। बट गुड न्यूज ये है कि इस असेट की कैरिंग अमाउंट 3.46 है, बट इस पूरे CGU का 4.44 है, और ये तो 54 करोड़ है कैश फ्लोज। एग्रीड? तो जाहिर सी बात है वैल्यू इन यूज विल बी मोर ओनली। चलो वो भी नहीं तो आप अगर रिकवरेबल अमाउंट पे क्या हाइयर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज। सो नेट सेलिंग प्राइस इटसेल्फ इज हायर देन व्हाट? नेट सेलिंग प्राइस इटसेल्फ हायर देन व्हाट? कैरिंग अमाउंट। सो यहां पर कोई भी इंपेयरमेंट नहीं है, एंड बिकॉज देयर इज नो इंपेयरमेंट एट द CGU लेवल टू विच द असेट बिलोंग्स, देयर कैन नॉट बी इंपेयरमेंट ऑफ दैट असेट। यस और नो? एज पर ए समझ में आया ना? CGU के अंदर जो असेट है ना उसका इंपेयरमेंट चेक कर रहे थे, तो CGU इंपेयर्ड है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका नेट सेलिंग प्राइस इज हायर। अब वैल्यू इन यूज भी निकालेंगे तो दोनों में से हायर ही लेना पड़ेगा ना। तो अगर नेट सेलिंग प्राइस ही हायर है कैरिंग अमाउंट से, तो इंपेयरमेंट तो हो ही नहीं सकता। एज पर प्रोविजन ऑफ AS 28, impairment of asset, impairment loss is not recognized for a given asset if its CGU is not impaired. In the given question, the related CGU to which the group of CGU, which is a group of asset to which the damaged machine belong, is not impaired, and hence recoverable, and the recoverable amount is more than the carrying amount of group of asset. Hence, there is no need to provide for impairment loss because of damage due to short circuit. चुकतंय का कळतंय हे 100%? झिपलाय काय? सो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में नेक्स्ट कौन सा था? तुम को 7 बोले, देख लेते 7। 1/1/2003 को A लिमिटेड एक्वायर्ड नेट असेट ऑफ B लिमिटेड फॉर 70 लाख। अंडरलाइन द वर्ड नेट असेट। द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट असेट वाज एस्टिमेटेड 60 लाख, गुडविल आई 10 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस फेयर वैल्यू ऑफ द असेट एक्वायर्ड 10 lakhs इज द गुडविल. Goodwill, if any, was to be amortized over a period of 8 years, whereas net assets were depreciated over 10 years. During the year 2006, there was an indication of impairment loss in respect of these assets. So the cash inflows of the remaining life of the asset is estimated to be 12, 9.5, 8, 8.3, 8, 8.5 and 6 lakh. The discount rate applicable to the company is 12%. Find out the impairment loss to be recognized by the company. How should it be treated? पहले आपको निकालनी पड़ेगी कैरिंग अमाउंट। सो कैरिंग अमाउंट में कैसे निकालूंगा? कैन आई नॉट से 60 लाख है मेरी असेट की कॉस्ट, और गुडविल कितने की है? 10 लाख। हाँ नहीं, असेट 60 लाख की है। अब रसगुल्ले मुझे बताओ कितने साल का डेप्रिसिएशन हो गया? 113 में बाय किया था, सो 3, 4, 5, 3 साल डेप्रिशिएट हो गया है क्या? सो 3 साल डिवाइड बाय 10 मतलब 6, 18 डेप्रिशिएट हुआ है, और गुडविल डिवाइड बाय 8 इंटू 3, 3.75। सो बेटा जी बुक वैल्यू कितनी है?
60 minus 18, 42, and 10 minus 3.75, 6.25. पहले मुझे बताओ ये कैरिंग अमाउंट किसको नहीं समझा? पहले तो यही निकाला होगा ना, 18 लाख एंड 3,75,000. एग्रीड? पहले तो कैरिंग अमाउंट निकालनी चाहिए. पक्का? फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा. सो 12 लाख, 9.5 लाख, 8 लाख, 8.3, 8, 8.5 एंड 6. बराबर है क्या? सो बेटा जी कितने साल है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 की टोटल लाइफ थी 10 ईयर्स. उसमें से 3 साल चले गए. साल कितने बचे? 7. कैलकुलेटर पर लीजिए 1 डिवाइड बाय 1.12. 1 डिवाइड बाय 1.12. एक सेकेंड. हाँ ये देखो. सो 6 ईयर से क्या? सो अभी कैलकुलेटर पर लो 1 डिवाइड बाय 1.12 कितना आएगा बेटा जी? 0.8928. ये दिख रहा है क्या? फिर नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रेस किया 0.7972 इज इक्वल टू 0.7118 इज इक्वल टू 0.6355 इज इक्वल टू 0.5674 इज इक्वल टू 0.5066 इज इक्वल टू 0.4523. एग्रीड? अब जितने भी कैश फ्लोज है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वैल्यू इन यूज मिल गया क्या? वेरी गुड. सो व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द सीजीयू? ये कौन सा अप्रोच चल रहा है पता है क्या? बॉटम अप अप्रोच. क्यों बॉटम अप अप्रोच? क्योंकि गुडविल कैन बी एलोकेटेड टू दिस असेट. यस और नो? इस सीजीयू को एलोकेट कर सकते हो ना, क्योंकि इसकी नेट असेट देख रहे हैं तो उसी के साथ गुडविल भी आई थी. सो कैन आई नॉट से हमारा 48,25,000 क्या है? कैरिंग अमाउंट. और वैल्यू इन यूज कितना है? 40,81,635. बेटा ये दिया है क्या आपको? सेल वैल्यू दिया है क्या? सेल वैल्यू नहीं दिया है. तो बेटा जी हमारा रिकवरेबल अमाउंट डायरेक्टली वैल्यू इन यूज ही आएगा. रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर. तो यही है फिगर. ये लेंगे. कितना इंपेयरमेंट लॉस है? 48,25,000 माइनस 40,81,635, 7,43,3365. मुझे एक बात बताओ, आपका गुडविल कितना घुसकर बैठा है इसके अंदर कैरिंग अमाउंट में? 6,25,000. हाँ या ना? बचाओ वैल्यू 6,25,000 ही है. पहले किसको राइट ऑफ करोगे? गुडविल. और गुडविल इसमें से 6,25,000 पूरी तरीके से उड़ गई क्या? सो माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा? 1,18,365. बोलो कबूल है कि नहीं? चेक मारो, चेक मारो, चेक मारो. गुडविल इतनी उड़ी और ये. सो रिवाइज कैरिंग अमाउंट क्या करेंगे आप पता है? गुडविल तो पूरा चला गया. कह रहे छोड़ दिया उन्होंने. कितने बजे होता है मेरा लेक्चर? मैं भूल गया आज. ठीक है बताता हूं. एक गुडविल क्या हो गई भाई साहब? राइट ऑफ हो गई. और उसके बाद में क्या राइट ऑफ हुआ? जो कैरिंग अमाउंट है वो कितने की राइट ऑफ हुई बेटा जी? 1,18,365. सो अगर आप इधर ध्यान से देखेंगे तो गुडविल पूरा का पूरा उड़ा. और ये वैल्यू कितनी थी? 42 लाख. 42 लाख से कितना उड़ाएंगे? 1,18,365. डू यू एग्री? चलो एक बार बताओ. पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल किया, फिर क्या किया? कैरिंग अमाउंट. नाउ कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए AS10 और AS26 का रेफरेंस लिया. कैरिंग अमाउंट निकलने के बाद में आपको सीजीयू की टोटल कैरिंग अमाउंट मिली. फिर आपने उसको किसके साथ कंपेयर किया? रिकवरेबल अमाउंट. रिकवरेबल अमाउंट पूरी नहीं निकल रही थी, सिर्फ वैल्यू इन यूज निकाला. वैल्यू इन यूज कम आई तो उसका मतलब है इंपेयरमेंट हुआ. इंपेयरमेंट हुआ तो पहले किसको उड़ाएंगे? गुडविल. गुडविल पूरी उड़ी और फिर अगर कुछ बैलेंस बची तो वो जो टेंजिबल एसेट है वो उड़ा है. क्लियर है ना? पक्का. ये कौन सा अप्रोच था? बॉटम अप अप्रोच. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा है? तुम 11 बोल रहे हो क्या? ये किया क्या आपने? अर्थ इंफ्रा लिमिटेड हैज 2 कैश जनरेटिंग यूनिट A and B. There is no goodwill within the units carrying values. The carrying values of CGU and CGU A are 20 and 30 million. बराबर है? The company has an office building which it is using as an office headquarter and has not been included in the above values and can be allocated to the units on the basis of their carrying value. The office building has got a carrying value of 10 million. The recoverable amount are based on value in use. 18 million for CGU A and 38 million for CGU B
डिटरमाइन वेदर द कैरिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर इंपेयर्ड। सुना ना, ये पहले बॉटम अप अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। बॉटम अप अप्रोच में पहले वो तीसरा कॉलम नहीं आता है, सिंपल आता है। ये कितना है, CGU A एंड CGU B। सो कैरिंग अमाउंट कितनी है, 20 एंड 30। फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू इन यूज कितनी है इसकी, वैल्यू, अरे इसको अलोकेट कर सकते हैं क्या, नहीं इसको अलोकेट कर सकते बेटा, आई एम सॉरी, इसको अलोकेट कर सकते हैं ना, तो पहले करेंगे। सो मैं क्या लिखूंगा, ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग क्या लिखूंगा, अलोकेटेड। सो ऑफिस बिल्डिंग अलोकेटेड कितनी आएगी बेटा जी, 10 को 2:3 में बांटेंगे क्या, सो कितना आएगा 4 एंड 6, तो कितना आया 24 एंड 36। अगर आपको याद होगा तो सेम गुडविल जैसा ही है, बट इसमें राइट ऑफ पहले ये नहीं होता। तो रीजनेबली एलोकेटेड एंड नॉट रीजनेबली एलोकेटेड। नॉट रीजनेबली एलोकेटेड में टॉप डाउन अप्रोच भी आती है, इधर टॉप डाउन नहीं आएगी, इधर से बॉटम अप आएगी, क्योंकि रीजनेबली एलोकेटेड। एग्रीड। ए रसगुल्ले, अब इसका ये देखते क्या है, रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कितना है पहले वाले का, पहले वाले का 18 है ना, दूसरे वाले का कितना है 38। कौन सा इंपेयर हुआ है, पहला वाला इंपेयर हुआ है क्या, इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस इज 6। नाउ 6 का इंपेयरमेंट लॉस आई हैव टू ट्रांसफर इट इनटू CGU A एंड ऑफिस बिल्डिंग, बराबर है। सो बेटा जी कितना इंपेयरमेंट लॉस है 6, इन द रेशियो ऑफ, इन दोनों के बीच का रेशियो क्या है 2:4, 2:4 नहीं 5:1, बराबर है। सो 5:1 में जाएगा तो CGU में कितना जाएगा 5 और ऑफिस बिल्डिंग में कितना जाएगा 1। सो कैन आई नॉट से रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू, रिवाइज कैरिंग वैल्यू देखेंगे आप, CGU A कैरिंग वैल्यू और इंपेयरमेंट और रिवाइज कैरिंग वैल्यू, बराबर है। फिर CGU B और ऑफिस बिल्डिंग। बेटा ऑफिस बिल्डिंग की कितनी कीमत थी रे, ऑफिस बिल्डिंग 10 मिलियन थी, CGU A की कितनी थी 20 और CGU B की कितनी थी 30। पाजी ये समझ में आ रहा है क्या, CGU B इंपेयर नहीं हुआ है, CGU A इंपेयर हुआ है 5 से, ऑफिस बिल्डिंग इंपेयर हुई है 1 से। सो बेटा जी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 15, 39। वापस बता दो क्या, ये पहले अलोकेट किया, कंपेयर किया रिकवरेबल अमाउंट के साथ, इंपेयरमेंट लॉस है। अबे बट वो इंपेयरमेंट लॉस एक असेट पर थोड़ी जाएगा, CGU और ऑफिस बिल्डिंग दोनों पर जाएगा ना। तो एक का हमने कैसे डाला उसको, जो लॉस आया 6 का इंपेयरमेंट लॉस, वो 5:1 गया है ना, तो CGU A पर कितना जाएगा 5 और ऑफिस बिल्डिंग पर कितना जाएगा 1। अब मैंने तीनों की कैरिंग अमाउंट लिखी, ऑफिस बिल्डिंग 10 की थी, CGU A कितना का था 20, CGU B कितने का था 30। B में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, A कितने से राइट ऑफ होगा 5 और ऑफिस बिल्डिंग कितने से राइट ऑफ होगी 1 से। तो हमारा रिवाइज वैल्यू है 15, 30 एंड 9। हैप्पी हैप्पी क्या, इन्होंने सिर्फ इंपेयरमेंट लॉस निकाल दिया और फिर उन्होंने बता दिया 1 मिलियन और 5 मिलियन, बट हमने रिवाइज कैरिंग वैल्यू भी निकाल कर दी। तुमको रिवाइज कैरिंग वैल्यू लिखनी है क्या, ये इंपॉर्टेंट मतलब क्या, इंपेयरमेंट है, समझे। ये मेरा दूसरा मोबाइल किधर है, किधर नहीं मिला ऑफिस में, ठीक है रहने दे। वही है, अभी कौन सा क्वेश्चन है, येलो। अच्छा इसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है ना, जस्ट गिव मी अ वाइल, आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट वाइल, जस्ट गिव मी अ वाइल।
तो सुनते हैं, येलो का क्वेश्चन नंबर 1 हमें देखना बाकी था, एक बार देख लेते हैं. A Limited purchased an asset on 1/1/2002 for rupees 12 lakh with an expected life of 8 years, no salvage value. For the first 3 years, that is up to 31st December 4, the asset has been depreciated as usual. During the January 2005, there is an indication of impairment loss. The company has procured the following information: net selling price of the asset. फिर कैश फ्लो फॉर एनम इज 1,80,000, रेट ऑफ डिस्काउंट 15%, फाइंड आउट द वैल्यू इन यूज, रिकवरेबल अमाउंट एंड इम्पेयरमेंट लॉस, एंड रिवाइज कैरिंग अमाउंट एंड द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2005, गिवन दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द असेट. तो बेटा पहले बाय कब किया था? 1/1/2002 को. 12 लाख है, नो सैल्वेज वैल्यू, डिवाइड बाय 8 ईयर्स. सो 12 डिवाइड बाय 8, आपका पर ईयर डेप्रिसिएशन 1.5 आएगा. नाउ 1.5 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी ईयर्स बेटा जी? 1.5 multiplied by how much? 3 years ना, for the first 3 years. So multiplied by 3, 4.5 क्या? So 12 minus 4.5, what is the carrying amount? 7.5 lakh is my carrying amount. Yes or no? अब बेटा जी ये तो हुई carrying amount. Now let's calculate cash flow for annum is 1,80,000. कितने साल बचे? 5, 6, 7, 8, 9, 5 साल बचे. 8 साल में से 3 साल गए, 5 साल बचे. नाउ टेक ऑन ए कैलकुलेटर, 1 डिवाइड बाय 1.15 इज इक्वल टू पीवीएफ. निकालने आता है क्या? बचपन में निकाला होगा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर. पक्का ना? सो पीवीएफ निकालना इज इक्वल टू एम प्लस, 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 इज इक्वल टू एम प्लस. मेमोरी रिकवर मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई की? कितनी बार इज इक्वल टू एम प्लस? 5 टाइम्स. अब तुमको नहीं पता होगा तो व्हेन द कैश फ्लोज आर यूनिफॉर्म, then rather than multiplying it by the various discounting factor, you can directly multiply it by the present value annuity factor. मतलब summation of all the annuity factor, all the discounting factor. हाँ है ना? So बेटा जी ये अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मैंने इधर कैसे लिखा होगा? एनुअल कैश फ्लोज कितना है बेटा जी? आई विल राइट डाउन 1,80,000. बेटा पीवीएफ ये कितना है? 3.7844. क्या ये आया क्या? एक बार वापस देखो कैसे है. 1 डिवाइड बाय 1.15 बराबर है, इज इक्वल टू एम प्लस, इज इक्वल टू एम प्लस 2 बार हुआ, इज इक्वल टू एम प्लस 3 बार हुआ, इज इक्वल टू एम प्लस 4 बार हुआ, इज इक्वल टू एम प्लस 5 बार हुआ. मेमोरी रिकवर ये अभी दूसरा है, मैंने पिछली बार 6 बार कर दिया था. तुम्हारा नहीं आ रहा है क्या? तो मैंने गलत किया था क्या? 3.3521 एग्रीड. सो बेटा जी अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 1,80,000. तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 6,03,388 बोल दूं क्या? अब बेटा जी मेरे को ये कैरिंग अमाउंट है, ये कैरिंग अमाउंट हुई. सो बेटा जी रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज इज 6,03,388 एंड व्हाट इज द सेलिंग प्राइस बेटू? 6,70,000. सो बेटा व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट? So can I not say recoverable amount is 6,70,000? बेटा जी मुझे बताइए कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 7.5 लाख. ये पिल्लिया ये हमने लिखा था ना, रिकवर 7,50,000. पिल्लुड़िया रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 6,70,000. व्हाट इज इंपेयरमेंट लॉस? 30 और 50 80,000 क्या? सो व्हाट इज द रिवाइज कैरिंग अमाउंट? मेरे हिसाब से रिवाइज कैरिंग अमाउंट अभी 6,70,000 हो जाएगा इंपेयरमेंट लॉस लेस करने के बाद में. सही है ना बाबू? सो मेरा 6,70,000 आएगा और डेप्रिसिएशन रिमेनिंग ईयर से कितने हैं? 5. सो डेप्रिसिएशन पर एनम वुड बी हाउ मच? 1,34,000. अप्रिशिएट दिस. क्या हम साथ साथ है क्या? पक्का हम साथ साथ है ना? क्या हम अलग अलग हो गए? हम आपके कौन है क्या? कि हैं हम आपके कुछ? ठीक है. मैं बोल रहा बाबा क्या बोल रहा है? येडा बडबड बडबड कर रहा है. ताईला हे कळत नाही की कुठल्या लाईनमध्ये काय लिहायचं आहे का? 1 2. ताई असं डोळे फाडून फाडून बघतीये, कोणाला कसं जुळवू इकडे. हां हे इकडे घ्या ताई, आता रपा रप मांडा. तात्या चहा घेऊन ये की.
फिर अगला क्वेश्चन कौन सा था बेटा? इतने ही थे। अभी एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, बट वो करने के पहले हम समझ लेते हैं रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच तो याद आ गई ना, रीजनेबली एलोकेटेड बॉटम अप अप्रोच जिसके अंदर रो बनती है, और टॉप डाउन अप्रोच में कॉलम बनता है, और फिर जब जो कुछ भी आप टोटल वैल्यू लिखते हो रिकवरेबल अमाउंट टोटल कॉलम में लिखते हो। फिर अगर इंपेयरमेंट लॉस है, गुडविल है, तो पहले गुडविल को उड़ाएंगे, कॉर्पोरेट असेट है तो उड़ाएंगे नहीं, कॉर्पोरेट असेट को रेशियो में बांटेंगे। अप्रिशिएट दिस, बेस्ट है ये रसगुल्ले बच्चों। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। नाउ कम्स द क्वेश्चन, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस मतलब क्या है? सो एक्चुअली कई बार क्या होता है कि आपकी असेट इंपेयर हो जाती है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस अगर खराब हो गए। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, क्या आपको ये पता है क्या कि बिहार में यह आया था, क्या आया था बिहार में? क्या आया था बिहार में? लिकर बैन हो गया था। सो बिहार में लिकर बैन होने से क्या हुआ? हाँ, क्या बोल रही? नहीं ठीक है, इलीगल, बट अगर मान लो कोई लीगली काम कर रहा था तो उसके कैश फ्लोज पर तो इंपैक्ट आ गया ना, आया कि नहीं आया? उसके कैश फ्लोज पर मेजर मेजर इंपैक्ट आ गया। सो जो मैं आपको एकदम सीधी साधारण भाषा में अगर समझाऊं तो क्या होता है कि अगर मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ऐसा कानून बना दिया जिसके वजह से आपके कैश फ्लोज इंपैक्ट हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका असेट इंपायर होने लग जाएगी। ये इंडिकेटर है। सो बेटा जी पहले आप आइए पेज नंबर 28.3 पर, जिसमें दिखा हुआ है एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट, लिखा है क्या? और ये लिख लीजिए 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। 5 मार्क के क्वेश्चन ऐसे आते हैं। सो इंडिकेटर्स क्या होता है कि ये बताता है कि धंधा थोड़ा सा ऊपर नीचे ही चल रहा है। जब धंधा ऊपर नीचे चलता है तो दोज आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल इंडिकेटर एंड इंटरनल इंडिकेटर। सो पहला वाला है सिग्निफिकेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट, मतलब हम जिसके असेट की बात कर रहे हैं उस असेट की वैल्यू बहुत गिर गई है। दूसरा, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, मार्केट, इकोनॉमिक और लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट अभी अगर आप चेक करेंगे तो इसका लीगल रिक्वायरमेंट चेंज हो गया था। किसका? ड्रीम्स 11 का। यस और नो? बिटकॉइन के लीगल रिक्वायरमेंट चेंज हो गए थे। पहले बिटकॉइन वाज नॉट लीगल, फिर उसके ऊपर टैक्सेशन लग गया सुपर लेवल का। यस और नो? सो बेटा जी उसके वजह से आपको पता चलता है कि एक्सटर्नल इंडिकेटर की शायद धंधा चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। कैश फ्लोज कम हुए कि वैल्यू इन यूज कम हुई? आगे, इंटरेस्ट रेट हैव इंक्रीज्ड। अब सीधी सी बात है 10% इंटरेस्ट रेट लेकर करेंगे तो उसका प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगा, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गई तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगा। यस और नो? 10% के हिसाब से। अभी फॉर एग्जाम्पल आज के 1000 रुपीज, फ्यूचर के कितने? 1100। मतलब 1100 को 10% से डिस्काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 1000। बट अगर 1100 को 15% से डिस्काउंट करूं तो 1000 नहीं आएगा, और कम आएगा। हाँ या नहीं? सो मेरी बात समझने की कोशिश करो सर जी, कि जैसे ही आपका डिस्काउंट रेट बढ़ा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगा, और प्रेजेंट वैल्यू कम हुआ तो वैल्यू इन यूज कम हो जाएगा। से यस। फिर अगला, कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट इज मोर देन इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो शेयर मार्केट में डील करते हैं, आपको पता होगा कि कुछ कंपनी है जैसे सत्यम, राइट, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन उनकी बुक वैल्यू से भी कम है। जनरली मार्केट में जब ट्रेडिंग होती है तो शेयर मार्केट एक अपेक्षा से चलता है कि हां ये कंपनी प्रोग्रेस करेगी, तो मार्केट प्राइस इज जनरली मोर देन द बुक वैल्यू। यस। सो राजा बेटा जी जब आपकी बुक वैल्यू, मतलब जो बुक्स के एसेट्स है उसकी वैल्यू आपकी मार्केट वैल्यू से ज्यादा हो गई, बुक वैल्यू ज्यादा है, तो दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट। इसको याद करना पड़ेगा। ये एक्सटर्नल इंडिकेटर्स है। कानून में बदलाव, आपकी एसेट की सेलिंग प्राइस एकदम से बिगड़ जाना, आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा हो जाना, राइट, आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाना, जो असेट आप जिससे यूज कर रहे थे, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना, ऑल दीज आर एक्सटर्नल इंडिकेटर्स, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि आपके कैश फ्लोज कम होंगे, और कैश फ्लोज कम होंगे तो इट इज एन इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट। शांति से सुनो। इंटरनल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंटरनल इंडिकेटर्स मतलब जो मैनेजमेंट को पता है। मैनेजमेंट को कौन सा पता है? कि आप बजट बना रहे हो कि हम इस बार सेल करेंगे 1 करोड़ यूनिट, और यूनिट सेल हो रहे 2 लाख, तो आपको समझ में आ रहा है कि सेल हो ही नहीं रहा है। सो मैनेजमेंट को तो अंदर से पता है ना कि इंटरनल इंडिकेटर है
इंपेयरमेंट का, तो क्या क्या लिखा है? फिजिकल डैमेज टू एन असेट, अगर आपको याद होगा तो वो शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसके अंदर फिजिकल डैमेज हुआ था. इट इज एन इंटरनल इंडिकेटर विच द एंटिटी नोज इट. नेक्स्ट, significant internal changes adversely affecting the operation of an asset like plan to discontinue, restructure और disposal. अगर आपको याद होगा तो discontinuing ऑपरेशन में जब हम किसी एक ऑपरेशंस को बंद करते हैं, याद आ रहा है क्या? तो उस केस में राजा बेटा जी एक कॉमन साइन है कि अब कैश फ्लोज नहीं आएंगे, और कैश फ्लोज नहीं आएंगे तो असेट की वैल्यू कम हो जाएगी. और लास्ट वाला कौन सा? इंटरनल एविडेंस दैट द परफॉर्मेंस ऑफ एन एसेट इज वर्स देन एक्सपेक्टेड. इसका मतलब क्या पता है तुम्हें? कि हमारे टारगेट्स मीट नहीं हो रहे, सो द टारगेट्स आर नॉट गेटिंग मेट, सो इट इज एन इंटरनल इंडिकेटर. अभी सुनो, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, बट ये जो भी शब्द मैंने आपको दिए ये स्टैंडर्ड में लिखे हुए हैं, जिसके अंदर एक्सटर्नल इंडिकेटर 5 बताए और इंटरनल 3 बताए. तो अगर आपको ये आए क्वेश्चन तो आने के चांसेस पूरे हैं. ये 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट? सो देयर आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल. एक्सटर्नल में आप बोल सकते हो क्या क्या, कि देयर इज अ चेंज इन लॉ और चेंज इन व्हाट आई कैन से मार्केट डिमांड सप्लाई, ये बता सकते हो, राइट? चेंज इन टेक्नोलॉजी हो सकता है, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट हो सकता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज मोर देन व्हाट आई कैन से बुक वैल्यू, और आप ये मार्केट कैपिटलाइजेशन इज लेस देन द बुक वैल्यू. और लास्ट वन, द असेट सेलिंग प्राइस हैज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली. ऐसे कुछ बता सकते हैं 5 पॉइंट. और इसके अंदर हम क्या बता सकते हैं? इंटरनल फिजिकल डैमेज टू द असेट. दूसरा क्या है कि द असेट्स परफॉर्मेंस इज वर्स देन एक्सपेक्टेड. और थर्ड वाला पॉइंट उसके अंदर कौन सा बता देंगे? सिग्निफिकेंट इंटरनल चेंजेस लाइक डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द ऑपरेशंस एक्सेट्रा. ये हुए इंडिकेटर्स. ये क्या हुए? क्या ये इंडिकेटर रिवर्स हो सकते हैं? क्या इंडिकेटर रिवर्स हो सकते हैं? हो सकते हैं. सर एक एग्जांपल दो. फार्म लॉज आए थे, फार्म लॉज आए थे क्या नहीं आए थे? फार्म लॉज को असेंट भी मिल गया था, वापस रिवर्स हो गए क्या? मतलब जिस कारण के वजह से इंपेयरमेंट हुआ वो कारण रिवर्स हो जाता है ना. सर सो राजा बेटा जी जरा ध्यान से सुनना. रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट में एक थोड़ी सी थिन लाइन है. AS 26 को अगर ध्यान में देखोगे तो AS 26 बोलता है कि गुडविल विच इज सेल्फ जनरेटेड कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड. मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. अगर आपको AS 26 याद होगा तो उसके अंदर मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बूम बा है. ठीक है. अब राजा बेटा जी तुम इधर आ जाओ. वो जैकेट पहना हुआ या? हाँ, अभी तुमको जो मैं बोल रहा हूं वो करना पड़ेगा. इधर आ जाओ, इधर इधर. कैमरा में दिख रहा है क्या इधर पुट्टा? हाँ, अभी ये तुम्हारा हाथ है ना, इसके अंदर ले लो, इधर अंदर छुपा लो. रेड़ा है ये, अंदर ले इसको. हाँ हाँ करते थे ना, लेना अंदर पूरा पूरा निकाल. अबे एड़े, मेरे को छुपा के चाहिए, पूरा खोलना नहीं इधर, और बाकी अश्लील हरकतें मत कर. ये दिख रहा है? अब मैं बोलूंगा इसका हाथ इंपेयर हो गया. अरे मोए मोए हो गया ये. इसका हाथ इंपेयर हो गया है ना. अब बेटा जी इसके पीछे रीजन जो था वही रिवर्स हो गया. रीजन था मतलब वापस हाथ डालो इधर से. ओ, तो जो रीजन था ना वही रिवर्स हो गया. मतलब पहले हमको लगा था हाथ नहीं है, फिर वही हाथ आ गया, रिवर्स हो गया वही चीज. अब मान लो इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया. डिड यू फील इट? फिर इसने बहुत मेहनत कर इसको वापस बनाया. अभी मेहनत कुछ नहीं करी थी, जो रीजन था वो रिवर्स हो गया. तूने क्या किया? घंटा कुछ नहीं किया. बट दूसरा वाला कौन सा? इसने मेहनत कर वापस हाथ बनाया. अच्छा, फ्रैक्चर हो गया मतलब है, डैमेज है, बट उसने वापस ये किया. इस केस में समझने की कोशिश करना, रीजन रिवर्स नहीं हो रहा है. रीजन अगर जिस वजह से वो प्रॉब्लम हुई थी क्रिएट, अगर वही रिवर्स हो जाए तो ही गुडविल रिवर्स होगी. अदरवाइज गुडविल का इंपेयरमेंट कभी रिवर्स नहीं हो सकता. बैठो. क्योंकि देखो, जब एक व्यक्ति है, एक बिजनेस है जिसमें बहुत नुकसान हुआ, सो कंटिन्यूअस लॉसेस के वजह से वो बिजनेस के हमने गुडविल को क्या कर दिया? इंपेयर. अब बेटा जी आगे चलकर ये लॉसेस कन्वर्ट हो गए प्रॉफिट में. गुडविल रिवर्स नहीं हो सकती क्योंकि दैट इज नाउ इंटरनली जनरेटेड गुडविल. पुरानी वाली गुडविल रिवर्स नहीं हो रही है. गुडविल इंपेयर करी मैंने पहले लेवल पर, अब उसने बहुत मेहनत करी तो प्रॉफिट हो गया. प्रॉफिट हो गया तो अभी क्या हो रहा है? रिवर्सल ऑफ गुडविल अगर आप करने जा रहे हो तो वो गुडविल रिवर्स नहीं हो रही है. इट इज द न्यू गुडविल.
उसकी नई मेहनत थी। पहले हाथ फ्रैक्चर हो गया था, डैमेज हो गया, अब डैमेज हो गया तो उसने मेहनत कर कर वापस बनाया। अरे भाई इसकी मेहनत को आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। यस और नो, दैट इज नॉट रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। गुडविल के इंपेयरमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। सेकंड वाला, जिस रीजन के वजह से गुडविल इंपेयर हुई थी, अगर वही एग्जैक्ट रीजन रिवर्स हो गया, मतलब गवर्नमेंट ने गुजरात में बैन लगाया था लीकर का, राइट, फिर लोगों ने बोम्बा बोम की, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने बैन को लिफ्ट कर दिया, तो गुडविल इंपेयर करी थी हमने, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन लगाया। अब वही रीजन रिवर्स हो गया तो हमने जो गुडविल को इंपेयर किया था वो रिवर्स हो जाएगी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल और एक बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल वो कौन सा एग्जाम्पल था, गवर्नमेंट ने कुछ एडिशनल टैक्स लगा दिया, तो जिसकी वजह से आपने गुडविल को क्या कर दिया, इंपेयर, और फिर गवर्नमेंट ने वो टैक्स को विड्रॉ कर दिया, तो जो गुडविल इंपेयर हुई थी वो रिवर्स हो जाएगी। से यस। सो बेटा जी रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट में आइए। ये गुडविल के बारे में बात करी हमने, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। ये पेज नंबर 16 पर, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस गुडविल। इंपेयरमेंट लॉस recognized for goodwill should not be reversed unless the impairment loss was caused by specific external event of exceptional nature that is not expected to recur and subsequent external event has occurred that reverse the effect of the event. So गुडविल के केस में बहुत बार क्वेश्चन आता है, गुडविल का इंपेयरमेंट किसी एक एक्सटर्नल इवेंट की वजह से हुआ था और वही एक्सटर्नल इवेंट रिवर्स हो गया, तो ही इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल रिवर्स होगा, नहीं तो गुडविल का इंपेयरमेंट कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। आगे क्या लिखा है, इंपेयरमेंट इन केस ऑफ, नहीं ये बाद में देखेंगे। ए भाई इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल समझ में आ गया क्या? सो एक बार ये एक सेकंड, इसको बाद में देखेंगे, अभी इधर आ जाओ। ये मुझे एक बात बताओ, बाकी के केस में गुडविल रिवर्स हो सकती है क्या? नहीं, गुडविल उसी केस में रिवर्स हो सकती है जो रीजन था वही रिवर्स हो गया। अच्छा, बाकी के एसेट में ऐसा नहीं है। बाकी के एसेट में सिंपल है कि आपकी कंडीशन वापस आगे जाके इंप्रूव हो गई, कैश फ्लोज जनरेट होने लग गए, क्योंकि एस्टिमेट है कैश फ्लोज। जैसे मास्क का सेल रप करके बढ़ गया कोरोना के टाइम पर, फिर घट गया, फिर वापस मान लो अगर कोरोना आ जाएगा तो बढ़ जाएगा। तो अगर आपके कैश फ्लोज इंप्रूव हो गए तो आपका वैल्यू इन यूज इंप्रूव हो जाएगा, वैल्यू इन यूज इंप्रूव हो गया तो आपका इंपेयरमेंट रिवर्स हो सकता है। तो क्या बोला देखो, इंडिविजुअल असेट कैरिड एट कॉस्ट मॉडल, तो जब इंपेयरमेंट किया था तो एंट्री क्या थी, इंपेयरमेंट टू असेट। अब एंट्री क्या हो जाएगी, असेट टू रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट दैट इज पी एंड एल अकाउंट, यस और नो? तो ये देख लो, असेट ट्रांसफर द रिवर्सल अमाउंट टू पी एंड एल, एंट्री बताऊंगा इसकी, असेट टू रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। समझे? शैल आई डिस्कस द नेक्स्ट, असेट एट रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है और शुरुआत में इंपेयरमेंट लॉस रिवैल्यूएशन को ठोका था, बोलो भैया, तो जब रिवर्स होगा तो वापस रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होगा और उसके बाद में जितना पी एंड एल को गया था फिर पी एंड एल रिवर्स होगा। यस और नो? तो जरा चेक करिए इधर क्या लिखा है, राइट बैक द रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व टू द एक्सटेंट इट वाज एडजस्टेड, एनी सरप्लस विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द रेवेन्यू इन द पी एंड एल अकाउंट। से यस ओ पाजी, ये बात समझ में आया क्या? रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस in case it is a cost model, the entry is reversal asset to P and L, first one, और दूसरे वाले में asset to revaluation reserve to P and L if any balance, मतलब जितना revaluation reserve रिवर्स हुआ था उतना वापस क्रिएट होगा। ठीक है, यस। सो बेटा जी एक बार लिख कर ले लेंगे, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, बी क्विक, लिखो लिखो लिखो, थोड़ा सा ही तो है अभी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ सारी बातें खत्म कर दे शादी आदि की, ऐसा नहीं कि बाहर जाके बात कर लूं, कान में बोल दे। मूवी का बोल रहा था, फिर क्या हुआ? इनको लिंक कैसे देगा? तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप बन गया ना? ये भाई इनको दे ले जाना मूवी में, इनको मैंने होप्स दिए। हाँ
ये बच्चे बोल रहे हैं हमें भी मूवी। सर हमें पेटीएम कर, अरे मैं नहीं लेके जा रहा है, वो स्वप्निल भाई लेके जा रहा है, और वो जीपे करते हैं। नंबर भेज दे तेरा। ओ झंडू लिख लिया क्या? किसकी फोटो निकाल रही है? क्या कर रहा है? तो फिर ऐसा ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ जी भाई, अभी आगे की बात बता दूं। देखते कितने बच्चों को याद है। हो गया? हाँ प्लीज फोकस। बेटा तुम्हें ऐसा कभी लगता है जिंदगी में कोई डिसीजन रिवर्स करने चाहिए? फॉर एग्जाम्पल कोई एक डिसीजन नहीं लगता रिवर्स करना चाहिए? मुझे लगता है मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है सर, क्या अभी फॉर एग्जाम्पल वो डिसीजन रिवर्स हो जाए तो क्या? मैं आपको समझाता हूं। आप आपकी असेट की वैल्यू उस अमाउंट के ऊपर नहीं लेकर जा सकते जितनी वो होती अगर नॉर्मल वैल्यू पर होती तो। नहीं, लेट्स अज्यूम 3 साल बीत गए, 1 2 3, हमने इधर असेट को इंपेयर कर दिया 20 लाख से, असेट की वैल्यू कम हो गई। फिर हमने बची हुई वैल्यू को और 2 साल डेप्रिशिएट किया, और फिर हम बोल रहे हैं कि देयर इज अ रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। वापिस से बताओ, एक ऐसे ऐसे समझो ये स्टोरी इधर लिख के बताता हूं। एक इधर ऐसा था कि मान लो एक असेट हमने खरीदी थी 100 लाख की, और मैंने उसको डेप्रिशिएट किया 10 से, फिर डेप्रिशिएट किया 10 से, फिर डेप्रिशिएट किया 10 से। सो मेरी असेट की वैल्यू थी 70, बट इसमें से मैंने लेस कर दिया 20, कितना बच गया 50, और 50 को मैंने अभी डेप्रिशिएट करना है ओवर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। तो 7 ईयर्स करो बेटा। एक काम करते कि थोड़े से फिगर बराबर निकालते हैं। 20 नहीं, मैं बोलता है 28 बोलूं क्या? मैंने 28 से इंपेयरमेंट लॉस प्रोवाइड किया तो कितना है 42। नाउ 42 डिवाइड बाय 7 ईयर्स, हर साल कितना जाएगा 6 और 6। इधर मुझे लगता है कि मेरा इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स कर रहा हूं मैं 2 साल बाद, तो मैं बोलूंगा ऐड करो 28, नॉट कबूल। एग्रीड? क्यों, मैं आपको बताता हूं। इंपेयरमेंट लॉस उतना ही रिवर्स हो सकता है जैसे पहले 10, दूसरा 10, तीसरा 10। अगर मान लो इंपेयर होती नहीं असेट, तो अभी असेट की वैल्यू कितनी होती 50। यस और नो? ओ पाजी, असेट की वैल्यू कितनी होती 50 होती ना 5 साल बाद। अभी इधर वैल्यू कितनी है 42 माइनस 6 माइनस 6, सो 42 माइनस 12। इधर बुक वैल्यू कितनी है 30 है क्या? सो इधर बुक वैल्यू 30 है, और बुक वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 50। अगर इंपेयरमेंट नहीं होता तो बुक वैल्यू कितनी होती 50। से यस और नो? और अभी कितनी है 30। सो बेटा जी आप 50 तक ला सकते हैं, तो मतलब आप रिवर्स कितना कर सकते हैं ओनली 20। यू कैन नॉट रिवर्स 28, रिवर्स 20 ओनली। माने अगर इंपेयरमेंट नहीं होता तो असेट की क्या वैल्यू होती? इट वुड हैव बीन 50। 5 साल बीत जाते, बट हमने इंपेयर किया 28 से, तो असेट की वैल्यू कितनी आ रही थी 30। सेस सो बेटा जी उसके बेसिस पर अभी आपको समझ में आया कि हम रिवर्स कितना कर सकते हैं। हमारी वैल्यू होती 50, बट वैल्यू कितनी है 30, सो आई कैन ओनली रिवर्स हाउ मच 20। इज दैट ओके? यस। तो ये लिख कर लेना है तो लिख कर ले लो। दिस इज ट्रैजेक्टरी ऑफ इंपेयरमेंट, trajectory after impairment।
और इधर मैं लिखूंगा ट्रैजेक्टरी विदाउट इंपेयरमेंट। क्या रहे हेमंत, सब जिंदगी बढ़िया चल रही? तू भी जा रहा है पिक्चर को? किस पर, टेलीग्राम पे? लिखो रे। क्या बज रहा है बे? कोई कुछ बजा रहा है, क्या बज रहा है? सीटी बजा रहा है यार। ठीक, यहां तक लिख लिए। मेरी बात सुनते तुम। सपोज मान लो सीजीयू इंपेयर हुआ था। अच्छा तिजा आयला सगळे पोरं बिझी असतात, कोणाला काय घेणं देणं। इसका नंबर ऐड कर दो उसी ग्रुप में, बात ही खत्म हो गई। हाँ भी सुन रहे क्या मेरी बातें? और तू इतना सब कार्यक्रम करने की जगह पे तेरा नंबर देता है, सब लोग सेव करके भेज देते तेरे को नंबर, उनके कांटेक्ट डिटेल्स। खजूर सुन रहे मेरी बात? बहुत भारी चीज बता रहा मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर सीजीयू इंपेयर हुआ तो पहला तुम क्या रिवर्स करते? गुडविल। यही पढ़ाया था ना? फिर क्या, असेट में प्रोपोर्शनेटली डालते उसके जो असेट है। अब जब रिवर्स होता है ना तो पहले असेट को रिवर्स करना, फिर कुछ बचा तो गुडविल को रिवर्स करना। जब सीजीयू इंपेयर होता है तो उधर प्रोसेस क्या थी, पहले गुडविल को डालो फिर असेट में डालो। अब ऐसा नहीं है, जिस लेवल तक असेट रह सकती थी विदाउट इंपेयरमेंट उस लेवल तक पहले असेट को लेके आओ प्रोपोर्शनेटली। असेट हो जाए पूरी अपने लेवल पर, फिर गुडविल रिवर्स हो सकती है। बट गुडविल तभी रिवर्स हो सकती है व्हेन द रीजन फॉर द रिवर्सल इज सेम विच वॉज द रीजन फॉर क्रिएशन ऑफ इंपेयरमेंट। यस और नो? सो राजा बेटा जी ये इंग्लिश में लिखेला, इधर टेंशन मत लो। इधर क्या लिखेला? कैश जनरेटिंग यूनिट। ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, इसको 3 लाइनें और पढ़नी पड़ेगी तब ये जाके कंप्लीट मीनिंग देगा। CGU, first asset other than goodwill on pro rata basis on the carrying amount of each asset in the unit। मतलब पहला नंबर असेट का, उधर पहला नंबर इंपेयरमेंट का गुडविल का, बट रिवर्स होते वक्त पहले असेट रिवर्स होगी, फिर देन टू गुडविल अलोकेटेड टू CGU इफ एनी। बट ध्यान रहे गुडविल तभी रिवर्स हो सकती है when the reason for impairment is also getting reversed। The carrying amount should not be increased above the lower of recoverable amount। बराबर है ना? रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर गए मतलब तुम असेट को फिर इंपेयर करोगे, रिकवरेबल अमाउंट के तो ऊपर नहीं जा सकते। और द कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन का मतलब समझ? अगर इंपेयरमेंट नहीं होता तो वुड हैव बीन डिटरमाइन हैड नो इंपेयरमेंट लॉस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर द असेट इन द प्रायर पीरियड। अरे वही बोल रहा था ना मैं तुमको, लिखकर जो अभी क्लॉज बनाया वो, अगर इंपेयरमेंट होता ही नहीं तो जो वैल्यू रहती उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। सो इधर क्या लिखा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ reversal, carrying amount of asset net of depreciation assuming no impairment, carrying amount of asset net of depreciation after impairment। अगर depreciation अगर impairment नहीं होता तो मेरी वैल्यू कितनी होती? ये A। अगर impairment हुआ तो मेरी वैल्यू कितनी है? B। इन दोनों के बीच का आइटम ही हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स।
ये मैंने उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझा दिया था. In case of increased carrying amount of asset is due to reversal of impairment loss should not exceed carrying amount that would have been determined had no impairment loss has been recognized for the asset in the prior period. ये मैंने बार बार बता दिया था. और गुडविल के बारे में मैंने आपको इधर पहले पढ़ाया कि ये लाइन पढ़े बिना ऊपर गुडविल रिवर्स नहीं होगी. पक्का समझ में आया सभी को? Here we go. Can we now go ahead and read this question? Example. अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर दो और लिख लो रिवाइज बिफोर एग्जाम्स. और बस वी आर देयर ऑन द लास्ट पार्ट. फिर छम्मा छम्मा. ए लिमिटेड परचेस्ड एन असेट ऑफ 100 lakhs ऑन 1/4/2000 यूजफुल लाइफ 4 साल विथ नो रेसिडुअल वैल्यू. रिकवरेबल अमाउंट एज फॉलोज 60 lakh, 40 lakh and 31st March 28 lakh. Calculate the amount to be reversed if any on 31st March 2001, 2 and 3. So मुझे बताइए 100 lakhs डिवाइड बाय 4 25. तो 100 माइनस 25 कितना आएगा? 75. सो बेटा जी ये है रिकवरेबल अमाउंट, बराबर है? रिकवरेबल अमाउंट है इधर. सो कैन आई नॉट से, ये तो सारी रिकवरेबल अमाउंट है ना, इधर मैं लिख देता हूं कैरिंग अमाउंट. बेटा कैरिंग अमाउंट पहले साल कितनी होनी चाहिए? 75. बोला हाँ या ना? 75 ही होगी ना बेटा. 100 डिवाइड बाय 4. सो मैंने पहले साल इंपेयरमेंट कितना किया? मैंने 15 का इंपेयरमेंट किया है क्या? क्योंकि मेरी रिकवरेबल अमाउंट 60 है, तो मेरा इंपेयरमेंट कितना हुआ? 15. स्वीकार है? फिर राजा बेटा जी मेरी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितनी आएगी? रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैन आई नॉट से 60 है? अब 60 को मैं डिप्रिशिएट करूंगा. 60 डिवाइड बाय 3 20. 60 माइनस 20 40. सो बेटा जी मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी है? 40 है क्या? और बेटा जी मेरी रिकवरेबल अमाउंट भी कितनी है? 40. इंपेयरमेंट कुछ नहीं. और मेरी रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितनी रहेगी बेटा जी? 40 रहेगी. क्या आप और मैं साथ साथ है क्या? मुझे नहीं समझाओ 60 कैसे आया? इंपेयरमेंट लॉस, क्योंकि कैरिंग अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस इंपेयरमेंट लॉस. पहले ही साल इंपेयरमेंट लॉस आ गया था, तो मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई थी? 75 थी. 75 में से इंपेयरमेंट लॉस 15 लेस किया, तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट 60 है. 60 कैरी फॉरवर्ड हुई होगी. 60 डिवाइड बाय 3, क्योंकि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 3. तो कितना है डेप्रिसिएशन? 20 सेकेंड ईयर से. सो 60 माइनस 20 कितना वैल्यू बच गया? 40. यस. अगले साल का डेप्रिसिएशन कितना? 40 डिवाइड बाय 20, सॉरी 40 डिवाइड बाय 2 कितना डेप्रिसिएशन आया होगा? 20. से सर नो. ठाकुर साहब हम साथ साथ है? पक्का? मुझे नहीं समझा. बता सेकेंड ईयर के बाद कैसे डेप्रिसिएशन निकला थर्ड ईयर में? हाँ तो पहले साल 20 माइनस करेंगे तो 40 आया. अब 40 में से और 20 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 20. सो कैरिंग अमाउंट 20 बचेगा क्या? पाजी 28 is what? The recoverable amount. So do you think so there is a reversal of impairment loss? Yes. शांत हो जाओ, शांत हो जाओ. आप पूरा 8 लाख रिवर्स नहीं कर सकते. आपने इंपेयरमेंट 15 जरूर प्रोवाइड किया था, बट आप पूरा रिवर्स नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि अगर इंपेयरमेंट नहीं होता तो आज की वैल्यू 25 ही होती. 100 डिवाइड बाय 4, हर साल 25 माइनस होता तो वैल्यू कितनी बच जाती? 25. वो कितनी बता रहे? 28. हम 28 तक नहीं जा सकते, हम 25 तक ही जा सकते. याद है? हैड इंपेयरमेंट नॉट बीन देयर तो वैल्यू कितनी होती? 25 होती. हम रिवर्स कर कहां तक पहुंच सकते? सिर्फ 25 तक. तो हम कितने से इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करेंगे? 5 से. तो ये बन जाएगा 25 से. यस. सो रसगुल्ले ये देखो 100 माइनस 25 वैल्यू है 75. रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 60. इंपेयरमेंट लॉस कितना है? 15. बोलो हाँ. सो रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितनी है? 60. फिर डेप्रिसिएशन अगले साल का कितना है? 20. फिर 60 माइनस 20 40. रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 40. देयर इज एब्सोल्युटली नो इंपेयरमेंट लॉस. हैप्पी. फिर अगले साल 40 माइनस 20 और बेटा जी रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 28. कितने से इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स हो रहा है? 8 से. बट हम 8 से रिवर्स कर सकते क्या? नहीं. क्यों? मैक्सिमम रिवर्सिबल कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट 25.
और मेरे बुक्स में वैल्यू कितनी है 20, क्या वही फॉर्मूला लिखकर दिया था क्या? Without impairment, what would have been the carrying amount, and what is the carrying amount after impairment? It is 20. 25 minus 20. Reversal of the impairment loss is only to the extent of 5. इस क्वेश्चन को लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज बिफोर एग्जाम, और ये सॉल्व कर दिखाओ मेरे को। मुझे समझा नहीं, पहले स्टेप क्या करेंगे? पहले बुक के हिसाब से कैरिंग अमाउंट निकालो, फिर इंपेयरमेंट लॉस निकालो, इंपेयरमेंट लॉस माइनस करके रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकालो, फिर सेकंड ईयर का डिप्रिसिएशन माइनस कर दो, फिर थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन माइनस कर कैरिंग अमाउंट निकाल दो, उसको रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करो। जैसे रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो जाए, अपने दिमाग को बोलो कि भाई पिछली बार तो हमने इंपेयरमेंट लॉस दिया था, अब इंपेयरमेंट लॉस क्या होगा? रिवर्स। बट रिवर्स होने के लिए क्या करेंगे? कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट इट वुड हैव बीन 25, और कैरिंग अमाउंट इन द बुक्स राइट नाउ इज 20, सो हाउ मच इंपेयरमेंट लॉस कैन बी रिवर्स्ड? 5। और फिर ये इधर नीचे आंसर लिखा नहीं लिखा है, थोबाड़ गए वक्त लिखून गया। और मेरे जैसे क्वेश्चन ओरली सॉल्व करने का, जैसा मैं सॉल्व किया ओरली, आज फिर तुम पे प्यार आया है बेहद और बेशुमार आया है। बोल बे झेंडू के बाम, ये जल्दी जल्दी लिखो यार, मेरे पास टाइम नहीं है, घरी पण जायचंय मला।
हुआ बेटा लिखकर? आर यू ऑल डन? नाउ शैल वी सी दी इंपेयरमेंट लॉस गुडविल का भी एक बार देख ले। ये समझ में आया ना? इस क्वेश्चन को रिवाइज बिफोर एग्जाम लिख दिया। अब आगे आ जाओ। द कैलकुलेशन रेफर्स टू इंपेयरमेंट लॉस सफर्ड बाय Z Limited at 31st December 2024. कैरिंग वैल्यू 300, 900 और 1200 है, बराबर है। इंपेयरमेंट गुडविल पूरा उड़ा है 300, 200 उड़ा है नेट असेट और टोटल 500 का इंपेयरमेंट लॉस है। फिर उसका कैरिंग अमाउंट आ गया 700। एग्रीड? अब आगे, देयर हैज बीन अ फेवरेबल चेंज in estimate of recoverable amount of Z net asset since impairment loss was recognized. The recoverable amount is now 800 million at 31st December 2005. Highlight the word 31st December 2005. The net asset carrying value could have been rupees 720 million at 31st December 2005. Assets are depreciated at 20% reducing balance method. बेटा वो क्या बोल रहे पता है क्या? The net asset value, the net asset carrying value could have been का मतलब हो सकता था अगर इंपेयरमेंट नहीं होता। देखो इंपेयरमेंट के बाद तो 700 वैल्यू है 2004 में, हाँ या ना? सो अब जाहिर सी बात है आगे उन्होंने कितना डिप्रिशिएट किया होगा? 700 माइनस 20% को डिप्रिशिएट किया होगा। तो अभी वैल्यू कितनी है? 560 है। सर कैसे पता कर रहे हो? अरे पिंटिया, नेट असेट 700 है ना, सो 700 पर 20% डेप्रिशिएट किया होगा तो हम 31st दिसंबर 2005 में पहुंचेंगे, हाँ या ना? तो एक साल आगे गए तो कितना वैल्यू बचा? 560, बराबर है। अब अगर ये बोल रहे कि द नेट असेट कैरिंग वैल्यू कुड हैव बीन 720 मिलियन एट 31st दिसंबर 2005, तो कितना वैल्यू हो सकता था? 720 अगर इंपेयरमेंट नहीं करते तो। सेस कितने का वैल्यू हुआ? -720 कितने का? 160। सो राजा बेटा जी हमने इंपेयरमेंट कितना प्रोवाइड किया था? 200। उसमें से हम 200 रिवर्स नहीं कर सकते। कितना रिवर्स कर सकते? 160 ही रिवर्स कर सकते हैं। सुन साथिया, झेप लगा नहीं? देखते वही है क्या? मैं बोला तुमको, तुम मानते नहीं मेरी बात। मैं वही बोल रहा था तुमको। ये देखो कैरिंग अमाउंट 560। सर एक ऐसा, अरे येडे तेरे बुक में अभी 700 रुपया है, 700 माइनस 20% तो तेरा कितना आएगा? 560 है क्या नेट एसेट? अब हम गए कितना इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स होगा? तो नीचे बक्सा दिया है क्या? और एक सो मैं लिखूंगा कैरिंग अमाउंट विदाउट इंपेयरमेंट, कैरिंग अमाउंट विदाउट इंपेयरमेंट कितना होता पिल्लू? सो कैन आई नॉट से गिवन डायरेक्टली 720 गिवन है क्या? फिर मैं लिखूंगा कैरिंग अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट, ऐसे ही कर देना। आफ्टर इंपेयरमेंट कितना है? 560। सो रिवर्सल कितना अलाउड है? रिवर्सल अलाउड 160 अलाउड है क्या? पिंटिया बरोबर है क्या? सो राजा बेटा जी हम कितना रिवर्स करेंगे? 160। सो 560 में 160 और कितने तक रिवर्स कर सकते थे? मैक्सिमम 200। तो हमने 160 रिवर्स किया। अगर इसके ऊपर भी अगर इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स हो सकता था तो वही रीजन रिवर्स होना चाहिए जो गुडविल के लिए रीजन क्रिएट हुआ था। सही है सर? नो? सो क्या मेरे रसगुल्लों को ये बात समझ में आई क्या? कैसे किया? एवरीवन इज श्योर एंड क्लियर अबाउट दिस स्टफ? यस, सो यू पीपल कैन राइट इट डाउन अगर आपको चाहिए तो ये कितना हुआ? 60। इस क्वेश्चन को भी लिख कर ले लो, इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत आसान है यार। मतलब अगर कॉमन सेंस लगा कर करें तो बहुत आसान है। इसमें मैं जो समझता हूं बता देता हूं। टैबुलर फॉर्मेट्स बनाने में दिक्कत जाती है। अभी मोटा मोटी रूल्स अगर हम देखेंगे तो इंडिविजुअल असेट का हमको पता है, रिकवरेबल अमाउंट लेने का, इंपेयरमेंट प्रोवाइड करने का। इंपेयरमेंट रिवर्स जो होता है उतना ही रिवर्स हो सकता है जितना कि अगर इंपेयरमेंट नहीं होता, जितनी बुक वैल्यू वहां तक आ सकते थे। ये 2 पॉइंट समझ में इंडिविजुअल असेट के। दूसरा वाले असेट का देख लेते हैं कि अगर मान लो कि कोई सीजीयू है तो सीजीयू के अंदर बॉटम अप टेस्ट पहले लेते हैं कि जिसके अंदर कोई कॉर्पोरेट असेट या गुडविल उसको अलोकेट हो सकती है क्या। अगर अलोकेट हो रही है और इंपेयरमेंट लॉस अगर आप कंपेयर करो तो पहले गुडविल को राइट ऑफ करोगे, कॉर्पोरेट असेट होगी तो उस केस में प्रोपोर्शनेटली दोनों को देंगे। अगर नहीं एलोकेट कर सकते रीजनेबल बेसिस पर तो टॉप डाउन अप्रोच यूज करेंगे, बट उसके पहले बॉटम अप अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। और उसके बेसिस पर आप क्या करोगे? पहले
जो एक और कॉलम बनाओगे और उसके अंदर गुडविल पहले राइट ऑफ करोगे, और अगर कॉर्पोरेट एसेट है तो रेशियो में अपोर्शन करोगे। फिर रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉसेस के बारे में बताया मैंने, बोला गुडविल इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स नहीं हो सकती, और बाकी के केस में इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स तो हो सकता है। सिर्फ ध्यान रहे कि जो पहले की कैरिंग अमाउंट थी अगर होती कंटिन्यू विदाउट इंपेयरमेंट तो उसके ऊपर नहीं जा सकते। सही है, इतनी सी तो बात है। और फिर हमने जो भी है वो एंट्रीज देखी, कब रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा, इसके अलावा कौन सा प्रिंसिपल नया देखा, एक्सटर्नल और इंटरनल ये, और फिर क्वेश्चंस देखे। सही, सो राजा बेटा जी अब आप आ जाएंगे कौन सी लेवल पर। अगर इसका आप ये वाला पार्ट कर कर चले गए ना तो आपको सारी चीजें इजी हो जाएगी। अच्छा, AS22 की एक खास बात है, AS22 डेफर्ड टैक्स। अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट बराबर पढ़ा होगा, सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंपेयरमेंट इन इनकम टैक्स एक्ट। तो अगर आपकी फिक्स्ड असेट है, फॉर एग्जांपल ये मोबाइल गिर गया, नहीं गिरूंगा, गिर गया तो इंपेयर हो गया क्या, तो इसका इंपेयरमेंट लॉस मैंने लेस किया। टैक्स में ऐसा कुछ नहीं मिलता है, तो टैक्स में डेप्रिसिएशन के तौर पर देंगे। सो मान लो ये 1 लाख का है तो 1 लाख P&L को हिट मारेगा अकाउंट्स में भी, वो इंपेयरमेंट लॉस होने दो या डेप्रिसिएशन लॉस होने दो, और टैक्स में भी ये 1 लाख का ही जाएगा, उधर डेप्रिसिएशन के रूट से जाएगा। सो टाइमिंग डिफरेंस है। इंपेयरमेंट लॉस ऑन PPE इज व्हाट, टाइमिंग डिफरेंस। जल्दी से बताओ कौन सा डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस में आप DTA DTL क्रिएट करेंगे। अगर आपको याद है तो मैंने सिखाया था, अकाउंट्स की एसेट टैक्स की एसेट से ज्यादा है तो DTA, अकाउंट्स की एसेट टैक्स की एसेट से कम है तो DTL। पक्का बेस्ट है। तो वो एक हाथ क्वेश्चन है, फिर वो करेंगे खत्म। AS28 आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा। क्वेश्चन नंबर 6 कैन यू प्लीज कम डाउन हियर, ब्लू में आजा 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 ट्यों 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 ट्यों। सो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देखना पड़ता। काय लिवलंय बघायचं का? लिवलंय काय? The plant was acquired 15 years ago at a cost of 5 crore. Its accumulated depreciation on 31st March 21 was 4.15 crore. Depreciation estimated in 21-22 is 25 lakhs. Estimated net selling price as on 31st March 21 was 30 lakh, which is expected to decline by 20% at the end of the next financial year. मतलब next year का भी selling price दिया है। कमी ने छिछोरे लोगों को शर्म नहीं आती कि डायरेक्टली अगले साल की सेलिंग प्राइस दे दो, नहीं, अब वो डायरेक्ट, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हर साल इंपेयरमेंट जब चेक करेंगे तो कैसे चेक करना उसके बारे में उन्होंने सेलिंग प्राइस दी है। अब आगे बढ़ते। अज्यूमिंग दैट अदर कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंपेयरमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर सेटिस्फाइड, व्हाट शुड बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ दिस प्लांट एज एट 31st March 2022? सो कैन आई नॉट आस्क माई इंटेलिजेंट क्लास, पहले व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑन 31st March 2021? कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट as on 31st March 2021. Where is the working note number 1? हाँ ये रहा। ये मेरा पेन कहाँ गया रे बाबू, किधर? हाँ ये देखो बेटा जी, इधर आ जाओ, इधर। ये पिलिया पिलिया इधर आ। ये 5 करोड़ है क्या, ये कॉस्ट, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 4.15 करोड़। सो बेटा जी 500 में से 415 माइनस करूं क्या? कुठं गेलोय माझी वर्किंग नोट? यही क्वेश्चन चल रहा है ना, किधर है वर्किंग नोट? हाँ 500 माइनस 415, 85 बराबर है ताई, 85 बराबर है। फिर 25 डेप्रिसिएशन दिया गया करंट ईयर का, माई नहीं वो खुद बोले, कितना बचा? 60। वाओ, सो दिस इज द रिवाइज कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31st March 2022, बराबर है। फिर उन्होंने क्या बोलते हैं,
its value in use has been computed as 35 lakh as on 1st April 2021, which is expected to decrease 30% by end of the financial year. So can I not say 31st March 22 को 35 minus 30% 24.5 आ रहा है क्या? मैं शायर तो नहीं, 30 कहां दिया था मैंने? 30% कहां से लिया साला? अच्छा, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है. सो एस्टिमेटेड नेट सेलिंग प्राइस कितनी है बेटा जी? 30 माइनस 6 24 है क्या? बट हमारा वैल्यू न्यूज का रिकवरेबल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है हमारा? रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस, विच एवर इज हायर. सेलिंग प्राइस तो 24 है, वैल्यू इन यूज कितनी है बेटा जी? 35 और माइनस 10.5 24.5. सो विच एवर इज हायर? व्हाट इज हायर? 24.5. सो बेटा जी कैन आई नॉट से मेरा रिकवरेबल अमाउंट इधर कितना आ जाएगा? बोलो ना. 24.5. क्या ये क्लियर हुआ क्या? सो 24.5 हुआ तो उन्होंने ऊपर कर दिए मेरे को 24.5. क्यों? क्योंकि हमने 60 माइनस 24.5 हमने इंपेयरमेंट प्रोवाइड किया 35.5. ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूं. कारण ताई गेली येता ताई म्हणते रे येड्या काय बोलायला लागलाय तू, तुला कळतंय काय? चला लिहून घ्या ताई. तुम्हाला कळतंय ताई? चलो रहने थोड़ा यार, मेरे को डर लग रहा है. मैं लिखा के देता. अरे लिख ले यार, कहा अभी लिख लेते. कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एज ऑन 31st March 2002. और अगर गाली दी तो खुद को गाली देना, क्योंकि फाउंडेशन का पढ़ा रहा हूं मैं भी. तो पहले खुद को गाली दो. 1/4/2001. सर फिर आपको गाली दे सकते? नहीं, फिर भी नहीं दे सकते. बुक वैल्यू कितनी है भाई? क्वेश्चन बग. फिर क्यों नहीं दे सकता भाई? झंडू तू नहीं कर रहा, मैं क्या करेगा? सो 500 माइनस 415 ये थी का 5. बरोबर है. लेस करंट ईयर डेप्रिसिएशन. मैं नहीं, वो उन्होंने खुद बोले. कितना है? 25 लाख. यह माइनस मारा तो हमारा 31st March 22 कितना आएगा? कारिंग अमाउंट 60 आएगा क्या? फिर सेकेंड वन हमको निकालना पड़ता क्या? रिकवरेबल अमाउंट. वो उधर सब कार्यक्रम एक साथ करते साले. रिकवरेबल अमाउंट. सो रिकवरेबल अमाउंट एज ऑन व्हाट? 31st March 2002. तो मैंने क्या लिखना है? नेट सेलिंग प्राइस. पिल्लू कितना है रे? 30 माइनस 20% 6 और वैल्यू इन यूज. हाँ 24 ही लिखा ना रे, आखिर बटन है. और नेक्स्ट वैल्यू इन यूज कितना लेना है पिलुड़िया? 35 माइनस बोल रहे 24.5 क्या? सो रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ द अबव. रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ अबाउट 24.5. बरोबर है. फिर उसी के नीचे बोलता मैं इंपेयरमेंट लॉस. इंपेयरमेंट लॉस कैरिंग अमाउंट कितनी है? 60 माइनस 24.5 इज इक्वल टू व्हाट? 35.5. अरे 60 कैरिंग अमाउंट थी ना यार, और रिकवरेबल अमाउंट तक लेके आना तो कितना उड़ाना पड़ेगा? 35.5. सो मैं लिखता है थर्ड रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31st March 2022 इज इक्वल टू क्या वैल्यू थी मेरी? 60 माइनस 35.5 कितना आ जाएगा? 24.5. अब तो समझ में आया क्या ये? आगे बढ़े पिल्लू. सो
ये 35.5 तक आ गए। अब आगे बढ़ते, क्या बोलते हैं 1, फिर दूसरा, हाउ मच टू राइट ऑफ इन द ईयर 2000। इफ द प्लांट हैड बीन रिवैल्यूड 10 years ago and the current revaluation reserve of this plant were 12 lakh, how would you answer question 1 and 2 above? अगर हमारे यहां पर रिवैल्यूएशन रिजर्व में 10 साल पहले किया था और अभी उसका बैलेंस कितना है 12 लाख, मुझे बताओ इंपेयरमेंट कितना आया था आपका 35.5, तो उसमें से 12 रिवर्स करेंगे, सो 23.5 विल हिट पी एंड एल, और रिवैल्यूएशन रिजर्व को कितना जाएगा 12, ये देख लियो, डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 12 और पी एंड एल कितना 23.5। सो बेटा जी केस 3 सॉल्व कर लेते, केस 3 डायरेक्टली एंट्री लिखेंगे क्या, रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना पिटलू 12, पी एंड एल अकाउंट कितना आएगा 20, श्योर ना, भरोसा किया जा सकता है ना, 23.5, 2 क्या करेंगे टू इंपेयरमेंट लॉस, या असेट भी बोल सकता हूं है ना, असेट कितना पिल्लू 35.5, you have been amazing so far, doing a great job, you see. Shall we now proceed? बेटा भैया और अगला केस बोला हुआ इसमें, the value in use was 0 and the enterprise were required to incur a cost of 2 lakh to dispose of the plant, what would be your response? बेटा वैल्यू इन यूज 0 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा इंपेयरमेंट करना पड़ेगा, तो असेट तो पूरी रिवर्स होगी, बट AS 29 के हिसाब से अगर आपके ऊपर प्रोविजन क्रिएट करना मैंडेटरी है, डिस्पोज ऑफ करके जाना पड़ेगा ऐसा बोला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन की भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो मैं आपको 2 एंट्री सिखाता हूं। आपकी बुक वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू कितनी थी 60 थी ना पूरी बुक वैल्यू, इंपेयरमेंट के पहले 60 थी ना। अगर वैल्यू इन यूज 0 हो गई तो नेट सेलिंग प्राइस कितनी थी अपनी 24 थी ना, वैल्यू इन यूज इधर देखो, इधर देखो, ये लास्ट वाला। सो बेटा वैल्यू इन यूज 0 है और नेट सेलिंग प्राइस 2 है। बेटा एक्चुअली क्या हुआ, ऊपर का डेटा वो नहीं ले रहे, उन्होंने क्या बोला, टू डिस्पोज ऑफ द प्लांट इज -2, टू डिस्पोज ऑफ द प्लांट -2 है, मतलब उस प्लांट को निकालने के 2 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा, कुछ मिल नहीं रहा है। नेट सेलिंग प्राइस तो पॉजिटिव होनी चाहिए ना, तो ऊपर का जो सेलिंग प्राइस अपन ले रहे हैं ना, कौन गलत किया, हाँ मतलब दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही। ऊपर सेलिंग प्राइस कितनी थी बेटा, कितनी बता रहे थे तुम, 30 lakhs -20% ना, 24 थी। अब इधर सेलिंग प्राइस 24 नहीं है, बोल रहे सेलिंग प्राइस -2 है। सो राजा बेटा जी रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ 2, नील है क्या। सो बेटा जी कैरिंग अमाउंट कितनी आई, नील, से यस। सो राजा बेटा जी आपका 60 पूरा का पूरा आप क्या करोगे, राइट ऑफ एज इंपेयरमेंट लॉस, और AS 29 ट्रिगर हो सकता है अगर आपके ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है वो 2 लाख की, तो प्रोविजन AS 29 ट्रिगर होगा, इंपेयरमेंट नहीं। से यस, आशा करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया। सो इस क्वेश्चन को भी लिख लो रिवाइज बिफोर एग्जाम, ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया ना। बेटा दिखने में टफ दिखता है कुछ नहीं। अब बेटा मेरी बात सुनो, बेटा ब्लू में 8 और 9 ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया डेफर्ड टैक्स का, बट मैं इधर कॉम्प्लिकेशन नहीं करना चाहता, बट मैंने आपको बता दिया वो टाइमिंग डिफरेंस है, और टाइमिंग डिफरेंस की वजह से DTA क्रिएट होगी, इज दैट ओके। बट वो अगर आप देख रहे हो तो वो एडिशनल क्वेश्चन बैंक है, 10th एडिशनल क्वेश्चन बैंक है, मुझे उसमें नहीं जाना है क्योंकि मैंने लिए थे, बट अभी मुझे नहीं जाना है। और बेटा जी आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 येलो और 5 येलो, ये आप बड़े इत्मीनान से और आराम से कर पाएंगे, 4 5 आराम से कर पाएंगे घर पर, येलो 4 5 येलो, ये होमवर्क है, इज दैट ओके, आराम से कर पाएंगे। 7th एडिशनल क्वेश्चन है, मुझे वापस नहीं देखना है क्योंकि जो कुछ भी मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो मैंने सारे करा दिए, इज दैट ओके। सो विद दिस कैन आई नॉट से दैट वी हैव डन विद द इंपेयरमेंट। सो इंपेयरमेंट को कल्टी मारो, इसको प्लीज आज रिवाइज कर लेना, बहुत इजी, नहीं तो बाद में है ना ये टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच जान खाएगी, ठीक है। अच्छा अभी
इसके साथ ही AS28 को बाय बाय बोलते हैं और अगले साल मिलेंगे अभी अपन, अगले साल मिलेंगे, ठीक है। बताता हूँ, प्रेम से बाय बाय बोलो पहले अभी, बाय। चलो भाई स्ट्रीमिंग बंद कर, सिर्फ नहीं रिकॉर्डिंग बंद कर।